हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो आपने देख ही लिया होगा कि आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे आकार लेगी, मतलब वो कैसे उसका उदय होगा, कैसे वो प्रकट होगी। हम इस चीज के बारे में आज ये बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो आपका कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना, हमारे चैप्टर का नाम है, उसी का आपका ये टॉपिक होने वाला है, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जो बातें कर रहे हैं, आपने अभी जो वीडियोस भी देख लिए होंगे, उसमें हम ज्यादातर बातें विश्व स्तर की ही हो रही हैं, क्योंकि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, एक दूसरे देशों को जोड़ने की बात की जा रही है, काम धंधे की बात हमने देखी हुई है, संस्कृति की बात हमने देखी है, भोजन की बात हमने देखी, नूडल्स हमने देख लिए, आलू का उदाहरण हमने देख लिया। ये सारी बातें हम पिछले वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था, मतलब एक दुनिया की ऐसी चीज पर हम बात करने वाले हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी अर्थव्यवस्था होती है, हर एक परिवार की अपनी अर्थव्यवस्था होती है, हर एक शहर की, हर एक गांव की, हर एक राज्य की, हर देश की, और इन सब से मिलाकर बन जाती है दुनिया की अर्थव्यवस्था। तो हम ये अर्थव्यवस्था मतलब क्या है, पैसे का जो हिसाब किताब होगा ना, मोटा मोटा समझो आप, है ना, कि पैसे की बातचीत इस अर्थव्यवस्था के अंदर होगी। कैसे हम विकास करेंगे, कैसे हमारा डाउनफॉल आ गया है, हम निम्नतर स्तर पर जा रहे हैं, कैसे हमें उच्चतर स्तर पर जाना है, कैसे हमें प्रमोट करना है, कैसे हमें अपनी अर्निंग बढ़ानी है, अपना आसपास विकास करना है। विकास के लगभग सभी पैरामीटर जो तय होते हैं वो खास तौर से अर्थव्यवस्था से होते हैं। सभी 90% आप सभी मान सकते हैं। सांस्कृतिक चीजों में आप इकोनॉमी का उतना उपयोग नहीं देख सकते, अर्थव्यवस्था का उतना उपयोग नहीं देख सकते, क्योंकि आपको अपना त्योहार मनाना है। अगर त्योहार को हमें सही तरीके से करना है तो हो सकता है हम पुराने रिचुअल्स के हिसाब से मनाएं, तो उसमें अर्थव्यवस्था का उतना योगदान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा, है ना। तो यहां पर हम क्या देखेंगे भाई, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका उदय कैसे हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमी ने कैसे शेप लिया, है ना, किस शेप में वो आना स्टार्ट होगी धीरे धीरे। तो जैसे ही हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चूंकि हम इसमें विश्व लगा हुआ है, तो ये समझ में आ गया कि दुनिया के हम 2-3 देशों के बारे में तो बात करने ही वाले होंगे, या कुछ बड़े देशों के बारे में तो बात करने ही वाले होंगे इस चैप्टर के अंदर। तो एक बात आती है, जैसे ही हमने देखा कि भाई पहले औद्योगिक यूरोप, मतलब जो औद्योगिक यूरोप था, उसके आपको खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों के बारे में समझना होगा। कैसे बदलते रुझानों के बारे में समझना होगा कि कैसे खाद्य का उत्पादन और उसका उपभोग, तो खाद्य उत्पादन और उपभोग में दो चीजें आती हैं, जिसको एक को आप खेती कहते हैं, दूसरे को आप भोजन कहते हैं। ये खाद्य उत्पादन और आपका जो उपभोग है उसमें से आता है। उत्पादन का मतलब क्या हो गया, खाद्य का जो उत्पादन करेंगे आप, है ना, खाद्य का उत्पादन। खाद्य का उत्पादन में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अपना भोजन। आपकी थाली में थाली बना देता हूं, ये 2-3 कटोरी लगा दी मैंने यहां पर, आप खा लेना। ये कुछ रोटी रख दी है ऐसी, कुछ चावल आवल रख दिए हैं, ये आपकी थाली आ गई। ये क्या हो गई, भोजन हो गया हमारा। क्या हो गया, ये भोजन हो गया। अब इस भोजन का आपको ये बताना है कि भैया ये भोजन जो है ये कैसे आ रहा है ना, खाद्य के उत्पादन। और ये क्या हो गई, ये वाली चीज क्या है, हम क्या करते हैं, इसका उपभोग करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। हम में से कई सारे लोग इसका उत्पादन नहीं करते, कोई रोटी का उत्पादन नहीं कर पाता, कोई चावल का नहीं कर पाता, सब्जियों का नहीं करता। हम जगह जगह से खरीद कर लाते हैं, अपनी थाली में सजाते हैं और क्या कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, हमारे पेट में चली जाती है। तो ये उत्पादन कैसे होता है, तो इस उत्पादन के लिए आपको कहां जाना पड़ता है, खेत के अंदर जाना पड़ता है। मतलब खेत के अंदर आपको फसलें उगानी पड़ती हैं, आपको फसलें उगा के उनका रख रखाव करना पड़ता है, बाद में जाकर आपको ये खाद्य के रूप में प्राप्त हो पाता है। चाहे आप सब्जियों की बात करें, चाहे गेहूं अनाज की बात करें, आपको सबको खेत में उगाना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता दुनिया में कि हमने बोला भगवान देना जरा, आज बहुत भूख लगी है, पाव रोटी फेंक दो जरा, तो भगवान दे दे, ऐसा नहीं। उसके पीछे अपनी एक प्रक्रिया है। अगर पाव रोटी बनानी है तब भी गेहूं को आपको खेत में उगाना होगा, फिर गेहूं जाएगा मिलों के अंदर, वहां से आटा बनेगा, उस आटे से पाव रोटी बनेगी, फिर वो आपके भोजन की थाली में आएगी, आप उसका उपभोग कर लेंगे। तो हमको दो बातें समझ में आ गई कि उत्पादन जो है वो हमेशा खेत से ही होगा, खेती से होगा, और उपभोग की जो बात की जा रही है वो उपभोग की बात की जा रही है कि हम अपने पेट में जो चीजें ले जा रहे हैं, सटासट एकदम गटकते जा रहे हैं ना,
खाते जा रहे हैं, खाने के मामले में दुनिया आप देखते हो किस तरीके की है, तो खाते जा रहे हैं, सब पचाते जा रहे हैं, वो क्या है, आपका खाद्य पदार्थों का उपभोग हो जाता है। तो अब खाना है ना, जब आप खाते हैं तो इसके मामले में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको किसी से उधार लेकर ना खाना पड़े, किसी से मंगा कर ना खाना पड़े, कहीं से लेना ना पड़े। हर व्यक्ति की कोशिश होती है, जैसे आप लोग भी खाते होंगे तो आपके घर वालों की भी कोशिश होती होगी कि हमें हर बार होटल से पैक करा कर ना लाना पड़े। हफ्ते में एक आध बार होता होगा कि चल जाएगा जब हम एंजॉयमेंट के लिए जा रहे होंगे, है ना, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में, जब हम अपने रिफ्रेशमेंट के चक्कर में जा रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सुबह हमने चाय पी ली, फिर कटोरा उठाया, निकल गए, बोले तुम्हारे यहाँ क्या बना, दाल देना, थोड़ी सी दाल देना, फिर बगल में चले गए, थोड़ी चावल डाल दो, फिर हम खाएं। इसमें क्या है कि आप अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मान लो कल के दिन वो ताला लगाकर चला गया या उसने मना कर दिया कि कल से हमने दाल बनाना बंद कर दी, हम ऐसी चीज बनाने लगे हैं जो आप खाते नहीं हैं, तो आप क्या है कि आप भूखे रह सकते हैं। तो यही हाल तो देशों के साथ भी होने वाला है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश से मंगाकर खाना खाता है, मतलब अगर उस देश में कोई खाने की चीजें हैं और उनके लिए उसको कोई दूसरे देश से कहीं से अनाज मंगाना है, कहीं से दूध मंगाना है, कहीं से पनीर मंगानी है, कहीं से सब्जियां मंगानी है, कहीं से कुछ और मंगाना, उसके बाद फिर अपने देशवासियों का पेट पाल पाता है। मान लीजिए कि उन 3-4 देशों में कोई समस्या आ जाए, आपके पास पुनः भेज पाए, तो फिर क्या हो, आपने थोड़ा सा स्टॉक करके रखा होगा, 2-5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का। 15 दिन में तो आप सिस्टम तैयार नहीं कर पाएंगे अपने देश के अंदर कि भाई 15 दिन में फसल तैयार हो जाए, हमने खेत भी तैयार कर दिया, बीज भी डाल दिया, तैयार भी हो गई और फैक्ट्री में भी आ गई, नहीं हो पाएगा। तो दुनिया का हर देश ये चाहता है कि हम भोजन के मामले में आत्मनिर्भर हों, क्योंकि हर एक देश के अंदर आप देखेंगे, कोई सा भी देश होगा, देश में रहते हैं क्या, नागरिक, है ना, देश के अंदर क्या रहते हैं, नागरिक रहते हैं, है ना। नागरिक कहते हैं हर एक देश में नागरिक और गैर नागरिक, या हम ऐसा कहते हैं नागरिक ना लिखकर क्या लिख दें, लोग रहते हैं। अब इन लोगों का पेट लगा हुआ है कि नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं देखा जिसका पेट नहीं है। इस पेट को क्या चाहिए, भोजन। मतलब दुनिया में कोई व्यक्ति है तो इनको भोजन तो करना ही है, और इस देश के नागरिक हैं तो देश में भोजन करेंगे। अब अगर इस देश का भोजन कहीं बाहर से आता है तो बाहर से आने के बाद इन लोगों के पेट में जा पाएगा, तभी ये लोग खाना खा पाएंगे। अब ये देश की जिम्मेदारी क्या है कि भाई हम इतना तो कम से कम पैदा कर लें कि जितने लोग हैं, मतलब जितने लोग हैं, इन लोग का भोजन क्या हो जाए, हमारे देश में ही पैदा हो जाए, इनका सबका भोजन हमारे देश के अंदर ही पैदा हो जाए, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमें दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हम अपने सभी लोगों का पेट भरने में सक्षम होंगे। जरूरत पड़ने पर हम मंगाते रहेंगे कुछ चीजें, लेकिन आधारभूत भोजन जो है, बेसिक फूड जो है, जो सब जगह चलता होगा पूरे देश में, जिसकी बहुत डिमांड रहती होगी, वो पूरा आ जाए, जिससे क्या हो, आपके देश के नागरिकों का पेट भर सके, वो अच्छे से रह सकें। इसके लिए आपको किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। तो इसके लिए हर देश क्या चाहता है, आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है, आत्मनिर्भर होने का प्रयास करता है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि आप किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, स्वयं पर निर्भर है। आपने उतना पैदा कर लिया, अपने देशवासियों को सबको खिला दिया, इससे क्या है, निर्भरता घट जाती है, उसको हम आत्मनिर्भर कहते हैं। तो ये वाली बात तो हमको समझ में आ गई कि भैया खाद्य का उत्पादन और उसका उपभोग, जो उसका स्वभाव बदल रहा था, उसके रुझानों को देखा। और ये भी बात हमने समझी कि कैसे हर एक देश अपने आप को खाद्य उपभोग के मामले में और खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है, ताकि वो अपना भोजन अपने देश में पैदा कर ले, जिससे कि उसके देशवासियों को भोजन संबंधी कोई भविष्य में समस्या ना आ सके। इसके लिए वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। लेकिन एक देश ऐसा है जिसके लिए आत्मनिर्भर की परिभाषा कुछ अलग है। अगर वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता तो वो शायद बिगड़ जाता, शायद उसकी स्थिति खराब हो जाती। ऐसे देश को कहते हैं ब्रिटेन। ऐसा देश क्या है, वो कहलाता है ब्रिटेन। ब्रिटेन की अगर हम कहानी देखें तो 19वीं सदी का, है ना, 19वीं सदी का, 19th सेंचुरी का ब्रिटेन आप देखें तो उसकी बिल्कुल बात अलग थी। उसके लिए आत्मनिर्भर के रास्ते पर चलना, है ना, अगर ब्रिटेन आत्मनिर्भर के रास्ते पर चलता तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता, मतलब जो उनका लाइफ स्टाइल है या उनका जो जीवन स्तर है वो गिर जाता। साथ ही साथ सामाजिक तनाव भी शायद पैदा हो जाता, ये भी समस्या हो जाती। अब ये बात आती है कि सर ये आत्मनिर्भर तो हम दुनिया भर के देशों को कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ, हम ब्रिटेन के मामले में कह रहे हैं कि अगर वो आत्मनिर्भर होता तो जीवन स्तर गिर जाता,
और सामाजिक तनाव आ जाता। ये वाली बात कैसे होगी, कैसे सामाजिक स्तर गिर जाता और कैसे तनाव आ जाता, ये बात तो जरा समझ में आई नहीं कि ब्रिटेन के लिए बात कैसे अलग हो गई। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हर देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपने लिए खाना उतना पैदा करना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन के मामले में बात समझ में नहीं आई। तो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि ये कैसे संभव होगा, है ना, कैसे आगे ये हो पाएगा कि भाई ब्रिटेन ने आत्मनिर्भर का रास्ता चुनता तो कैसे उसको नुकसान पहुंच जाता है। क्लियर? देखना, अगर हम 19वीं सदी की बात करें तो 18वीं सदी का ब्रिटेन अगर हम देखें, अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या बात की, 19वीं सदी की बात की। 19वीं सदी के ब्रिटेन के लिए हमने बात की थी कि भाई यहां का जो ब्रिटेन है, अगर हम इसके लिए कुछ देखते हैं ऐसा, तो फिर वो आत्मनिर्भर के रास्ते पर नहीं चल सकता। तो उसके जस्ट पहले हम 18वीं सदी में गए तो हमने देखा कि ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। जब आबादी तेजी से बढ़ेगी तो क्या होगा, है ना, आबादी तेजी से बढ़ती है तो आप देखेंगे कि शहर बढ़ेंगे बहुत तेजी से, शहर और गांव क्या होंगे, इनका फैलाव बहुत तेजी से होगा। सबसे पहली चीज तो यही होगी। घर में अपने क्या है कि जैसे ही 4 लोग होंगे तो पहले चिंता हो जाती है कि रहने की व्यवस्था क्या करें। फिर क्या होगा कि उपभोग, खाने का जो उपभोग हो रहा था, जो कंजप्शन था, फूड कंजप्शन था, खाने का जो उपभोग था, वो भी क्या हो जाएगा, इसके साथ साथ खाना भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी बढ़ जाएगा कि भाई आपको अब खाने की चीजें भी ज्यादा चाहिए। और जब खाने की चीजें ज्यादा चाहिए तो क्या होगा, भोजन की मांग बढ़ जाएगी, भोजन की मांग बढ़ेगी। और ये भोजन और खाने की चीजें आपको कहां से मिलती हैं, ये भोजन और खाने की चीजें मिलती हैं कृषि से। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, कृषि उत्पादों की मांग बढ़ जाएगी और क्या होंगे, कृषि उत्पाद महंगे होना स्टार्ट हो जाएंगे। शहर बढ़ेंगे, गांव बढ़ेंगे, आबादी तेजी से बढ़ेगी तो उनका पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, और भोजन की आवश्यकता होगी तो भोजन कहां से मिलेगा, खेत से मिलेगा। तो खेत के जो उत्पाद हैं वो महंगे हो जाएंगे, उनकी मांग बढ़ जाएगी। अब क्या होगा उसी टाइम पर कि जो ब्रिटेन के बड़े बड़े भूस्वामी थे, जिनके पास लंबी लंबी जमीनें थी, मतलब बड़े बड़े जागीरदार जिनको हम कहते हैं, उनने सरकार के ऊपर एक दबाव लगाया। क्या दबाव लगाते हैं, वो कहते हैं सरकार के ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर डालते हैं कि सरकार मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दे। उनने ऐसा किया, सरकार ने उनके दबाव में आकर मक्का की आयात पर पाबंदी लगा दी। आयात का मतलब कहलाता है मंगाना, निर्यात का मतलब कहलाता है भेजना। तो जब किसी देश से आप मंगाएंगे तो उसको हम आयात कहेंगे, इंपोर्ट। तो मक्का के आयात पर क्या कर दी, पाबंदी लगा दी गई कि रोक लगा दी गई। तो सरकार ने जिन कानूनों का उपयोग करके देश में मक्का या कॉर्न के इंपोर्ट पर, मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई, उन सभी कानूनों को क्या कहा गया, वो कॉर्न लॉ कहलाए। आपसे पूछ सकते हैं कॉर्न लॉ किसके दबाव में लाए गए थे और कहलाते क्या है, तो मक्के के आयात पर पाबंदी लगाने वाले जो कानून है उसको क्या कहते हैं हम, उनको कहा जाता है कॉर्न लॉ। अब क्या होगा, कॉर्न लॉ, मक्का समझते ना, मक्के की रोटी खाई होगी ना, तो मक्का अगर अब आएगा नहीं, है ना, मक्का से कई सारी चीजें बनती है, ब्रेड में भी डालते होंगे और कई सारे खाद्य पदार्थ बनते हैं। उस जमाने में मक्का खाने का प्रमुख एक साधन हुआ करता था। जैसे आजकल हम गेहूं खाते हैं तो उस टाइम पर मक्का भी एक मुख्य खाद्य पदार्थ हुआ करता। जैसे आजकल गेहूं चावल ने जगह ले ली, ऐसी वो होती। मक्का आ नहीं सकता, इसके आयात पर क्या हो गई है, इसके आयात पर रोक लग गई है। जब इसके आयात पर रोक लग गई है, आयात ये कर नहीं सकता, तो क्या होगा भाई, खाने की चीजें तो चाहिए, तो इसके क्या बढ़ेंगे, दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे बताइए, तो इसके दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या होगा, इंक्रीज, इसके प्राइस जो है वो हाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये खाने की चीज में डलता था तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, मक्के के दाम तो बढ़े तो खाद्य पदार्थों की कीमतें क्या होने लगी, ऊंची होने लगी। और जनसंख्या हमने देखा था कि यहां पर क्या है, तेजी से बढ़ रही थी। और जब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे कई बार क्या होता है कि एक ही घर में, मान लीजिए कि एक घर है, मतलब कोई एक कपल है, हमने मान लिया कि ये एक कपल है और इनके कई बार 4-5 बच्चे हो जाते हैं। हो सकता है सैलरी इनको उतनी ना मिलती हो। अगर खाद्य पदार्थ बहुत महंगे हो जाएं तो ये 7-8 आदमी का पालन पोषण कैसे हो पाए, कैसे खा पाए। तो आप दुनिया भर के कहीं के भी देश में देखना कि अगर केवल आप पेट भरना चाहते हैं तो आपको बहुत सस्ता खाना अवेलेबल हो जाएगा जगह जगह। भारत में भी देखते होंगे कि सरकार की तरफ से कई सारी जगह वो छोटी छोटी कैंटीन टाइप की चलाई जाती हैं, जहां पर आप सस्ता खाना खा के सर्वाइव कर सकते हैं 2 रुपए 5 रुपए में, है ना। आप ऐसे देश के अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में भी देख सकते हैं कि आपको ऐसी स्कीम्स शुरू से चलती आ रही हैं। जब से भारत आजाद हुआ है तब से ऐसी स्कीम्स आपको देखने को मिलेगी कि भाई वहां पर लोगों का पेट भरने की स्कीमें कुछ चलती रहती हैं। नहीं होता है तो कुछ अगल बगल वाले कोई धर्मात्मा लोग होते हैं, वो भी ऐसा काम कर देते हैं। हमने माना कि धर्मात्मा नहीं है कोई, तो अब उस स्थिति में अगर दाम बढ़ेंगे तो ऐसे जो लोग जिनका परिवार बड़ा है और आय बहुत कम है, तो वो अपने पूरे घर का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में क्या करें, तो फिर भैया क्या है, दाम बढ़ेंगे तो परेशानी होगी। इससे कौन कौन परेशान हो गए,
उद्योगपति परेशान हो गए, जो व्यापारी लोग वहां से मंगाते थे और यहां पर व्यापार करते थे। तो ये तो आपने किसानों के दबाव में आकर या बड़े बड़े जमींदारों के दबाव में आकर कॉर्न लॉ लगा दिया। अब जमींदार लोग तो खुश हैं, परेशान कौन हो गए? देश के जो आम नागरिक हैं वो परेशान हो गए। आम नागरिक मतलब हमारे आपके जैसे जो लोग होते होंगे कि जो लोग रोज बाहर होटल में नहीं खा सकते, इतना पैसा नहीं है हमको, तो एक ठीक ठाक भोजन चाहिए, वो आम नागरिक हो गए। साथ ही साथ वो उद्योगपति भी थोड़ा सा रोस्ट या परेशान हो गए, जो उससे पैसा कमाते थे कि भाई आयात होगा, यहां पर हम खरीदेंगे, बाद में हम बेचेंगे, कुछ हमें फायदा हो जाएगा। तो परेशान उद्योगपति और शहरी बासिंदे, मतलब शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, शहरी बासिंदों ने क्या किया? सरकार को मजबूर कर दिया, सरकार के ऊपर दबाव डाला। अभी यहां पर दबाव कौन डाल रहा है? तो यहां पर भूस्वामी दबाव डाल रहे हैं, जिनकी जमीनें ज्यादा हैं, है ना। कैसे भूस्वामी? बड़ी जमीन के मालिक जो हैं उनके द्वारा दबाव डाला गया। यहां पर उद्योगपतियों ने और शहरों में रहने वाले लोगों ने सरकार पर दबाव डाला और कॉर्न लॉ को वापस लेने की बात की गई कि कॉर्न लॉ, जो मक्का कानून है, उसको तुरंत समाप्त किया जाए। तो सरकार ने इनके दबाव में आकर क्या किया? कॉर्न लॉ को तुरंत वापस ले लिया, उसको तुरंत निरस्त कर दिया। क्लियर? सरकार ने क्या किया कि उनके जैसे ही उनने ये बोला कि भाई बहुत महंगा हो गया, तो इन्होंने कॉर्न लॉ को निरस्त कर दिया। अब निरस्त होने से क्या होगा? निरस्त होने से यह हुआ कि अब आयात पर पाबंदी हट गई। निरस्त होने से क्या होगा? आयात पर रोक लगी थी ना इससे, तो इससे क्या हो गई? अब आयात शुरू हो गया। अब आयात शुरू हो जाएगा तो आपको दुनिया भर के देशों से आप मंगा सकते हैं। हो सकता है कई देशों से बहुत सस्ता है, तो ऐसा ही होगा कि अब क्या होगा? कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात चालू हो गया। अब कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का जब आयात किया जाएगा और वो कीमत इतनी कम होने लगी कि आयातित जो खाद्य पदार्थ हैं, आयात किए गए जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी कीमत ब्रिटेन में पैदा, है ना, उनकी जो कीमत है, उनकी जो लागत है, ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी। मतलब एक किसान खेत में खेती कर रहा है ब्रिटेन में, और इसमें खेती कर रहा है, ट्रैक्टर हल चला रहा है, तो इससे जो पैदा हो रहा है, मतलब यहां से मान लीजिए जो भी गेहूं आ रहा है या मक्का आ रहा है ना, गेहूं या मक्का आ रहा है, तो यहां पर इसकी कीमत आएगी ना कि भाई किसान ने कितनी मेहनत करी, कितना ट्रैक्टर चलाया, कितना पानी लगाया, सिंचाई कितनी करी, तो उसके बाद एक कीमत निकलेगी। तो उस कीमत से भी सस्ता हमको पड़ रहा था मंगाना। जब कीमत से सस्ता पड़ेगा मंगाना, तो दाम क्या होंगे? दाम घटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर दाम, अब जब सस्ता आयात होने लगा, तो किसानों का बिकेगा नहीं, क्योंकि किसान का महंगा पड़ रहा है और बाहर से मंगाया गया सस्ता पड़ रहा है। तो क्या होगा? यहां पर अनाज के दाम क्या होंगे या खाद्य पदार्थों के दाम क्या होंगे? गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। खाद्य पदार्थों के दाम क्या होंगे? गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। जब गिरना स्टार्ट होंगे और किससे भी कम हो गए? ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम होने लगे। जब ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से, और खाद्य पदार्थ पैदा कौन करता है? पैदा करने वाला होता है किसान, है ना। किसान कहां पैदा करता है? खेत में। और इनसे भी सस्ते हो गए, जब वो इनसे भी रेट कम हो गए, तो किसान क्या करेगा? खेती करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। आपने कई बार देखा होगा, पेपरों में भी पढ़ा होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी उदाहरण आपको दिया था कि आपने भारत के भी कई सारे किसान रुष्ट हो जाते थे जब उनको उनकी प्याज का, उनके लहसुन का, उनके टमाटर का भाव नहीं मिलता था, तो वो ऐसे ही सड़क पर टमाटर खोलकर चले आते थे। उनको भाड़ा ज्यादा पड़ जाता था, माल की कीमत कम मिलती थी, तो इसकी कीमतें क्या हो गई? गिरने लगी। तो किसान ऐसे परेशान होना स्टार्ट हो गए होंगे। जब किसान परेशान होंगे, खाद्य पदार्थ की कीमत क्या हो रही है? कम हो रही है, और वो इनसे भी ज्यादा हो गई, तो किसान परेशान होगा, तो ये क्या करेगा? खेती छोड़ना स्टार्ट कर देगा। इनने क्या किया? खेती छोड़ना स्टार्ट कर दिया। और अब जब ये खेती छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इनके द्वारा जैसे ही खेती छोड़ना प्रारंभ हो जाता है, तो अब इनकी हालतें क्या होंगी? इन किसानों की हालतें भी बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। इनको भी समस्या आएगी, भाई अब आप क्या करें? आपको आती खेती, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इनकी भी हालत क्या होगी? बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगी। गांव में क्या करें? खटिया ले ली, ताश की गड्डी ले ली और पड़े रहे। अपने यहाँ भी ताश खेलते, वहां सब जगह, दुनिया भर में सब जगह एक सही सिस्टम है, थोड़ी बहुत बदलाव है। आप ऐसा मत समझना कि वो बहुत यूनिक है और हम बहुत ऐसे हैं। सब जगह लगभग एक साथ, थोड़ी बहुत कपड़े का बदलाव है कि वो जीन्स का पैंट पहनते हैं, हम धोती कुर्ता लगा लेते हैं, बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है ना। वो थोड़ी ट्रैक्टर वैक्टर ज्यादा चला लेते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी कम चलाते हैं। थोड़ी बहुत फर्क है, लेकिन मानसिकता में उतना फर्क नहीं होगा जितना आप देखें कि भाई जितना हम सोचते हैं उतना फर्क नहीं होगा। तो किसानों की क्या हो गई? हालत बिगड़ने लगी। किसान क्या हो गए? अब क्या करे?
कुछ तो धंधा तो है नहीं हमारे पास, बिजनेस तो है नहीं, और खेत से जो हम पैदा कर रहे हैं उससे सस्ता आ रहा है, तो हम क्यों पैदा करें, पड़े रहेंगे। अब पड़े रहेंगे तो फिर क्या होंगे, काम नहीं करेंगे तो क्या होंगे, बेरोजगार। तो लोगों में क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ना स्टार्ट हो गई, लोग बेरोजगार होना स्टार्ट हो गए। अब जब ज्यादा बेरोजगार होंगे तो कितने दिन तक घर में रखा हुआ काम करेगा, है ना। आपने कुछ सेव करके रखा होगा, जो आपकी बचत होगी उससे कितने दिन तक खर्चा चलाएंगे। आपको काम की तलाश में जाना पड़ेगा। काम की तलाश में लोग गांव छोड़कर कहां जाने लगे, शहर जाने लगे। इससे क्या हुए, गांव उजड़ने लगे। गांव के गांव, बड़ी बड़ी मात्रा में लोग गांव छोड़कर शहर में काम धंधे की तलाश में जाने लगे, रोजगार की तलाश में जाने लगे। तो इससे क्या हुआ, गांव उजड़ना स्टार्ट हो गए। तो ये वाली बात क्लियर है ना कि भाई बेरोजगार कैसे हुए, कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद क्या स्थितियां हुई, आयात कम दामों पर होना स्टार्ट हो गया, और इनसे किसानों की हालत बिगड़ी और गांव के गांव उजड़ना स्टार्ट हो गए। अब आप देखना, ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई। अब भाई जब सस्ता मिलेगा तो खाएंगे ज्यादा। अभी आप सैंडविच खाते होंगे, बर्गर खाते होंगे, पिज्जा मान लो 5 रुपए का आने लगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कमेंट करके बताना कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे, खाएंगे कि नहीं भाई, खाएंगे ही खाएंगे अपन तो। जितना पिज्जा 5 रुपए का 7 रुपए का आएगा तो फिर अपन थोड़ी 10 रुपए की फुल्की वाले के पास जाएंगे, बोले पिज्जा ही दो, एक पिज्जा ही खाते हैं, 2 रुपए का आ गया। तो जब कीमतें कम होंगी तो उपभोग तो बढ़ गया था, और उपभोग इस कारण से भी बढ़ा था कि जनसंख्या बढ़ गई थी। इसका बढ़ने का एक कारण यह भी था कि जनसंख्या बढ़ गई थी, और दूसरा कारण यह था कि सस्ता हो गया था। इससे उपभोग का स्तर बढ़ जाता है, लोग खाना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ब्रिटेन तो छोटा सा देश है ना, अगर ब्रिटेन को आप नक्शे पर देखें पूरा, तो कुछ इस तरीके का है, ऐसा है ब्रिटेन, है ना, इस टाइप का बदक तरीके का आपको ब्रिटेन यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। और यहां पर आपको उसका एक छोटा सा द्वीप मिल जाएगा, आयरलैंड। इस टाइप का ब्रिटेन आपको देखने को मिलेगा। तो अब ब्रिटेन जब इतना सा है तो वो कितना पैदा करे, उसके यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, तो वो ज्यादा पैदा कर नहीं सकता, ज्यादा उत्पादन कर नहीं पाएगा। और उसके यहाँ अगर हम ब्रिटेन में देखें कि यहाँ पर औद्योगिक प्रगति क्या थी, बहुत तेजी से हो रही थी। औद्योगिक प्रगति बहुत तेजी से हो रही थी, इससे लोगों की आय क्या हुई, बढ़ी। जब पैसा ज्यादा कमाएंगे तो खर्च करेंगे नहीं करेंगे, हमारे शौक बढ़ेंगे, हम ज्यादा कमाएंगे। अभी हम पैदल जाते हैं, कमाने लगेंगे तो साइकिल, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, फिर और कमाते हैं तो फ्लाइट से यात्राएं करना स्टार्ट कर देते। तो क्या होता है, आपके शौक बढ़ते हैं, आपकी जरूरतें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। खाद्य पदार्थों का भी और मात्रा में आयात होना स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का। जब ज्यादा पैसा आएगा तो अपन अलग अलग चीजें, अभी आप जैसे मान लो कि अपन क्या हुआ कि कोई ठेले पर चलेगा, अपन ने नींबू पानी 5 रुपए का पी लिया, 10 रुपए का पी लिया। फिर क्या होगा, जब अपने भर के जेब में पैसा होगा तो अपन बेहतरीन से होटल में जाएंगे, भाई 10 वाला नींबू पानी अपन 100 में पियेंगे। क्या है, आपके पास चीजें आ गई, उसमें अपन डिफरेंट फ्लेवर डलवा लेंगे, भैया इसमें ये वाला दे दो, फिर ये वाला दे दो, हम ऐसा कुछ करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पैसा आने से सारी चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई खाद्य पदार्थों का और ज्यादा मात्रा में आयात होना स्टार्ट हो गया। आयात होने के पीछे कारण क्या है, लोगों की आय बढ़ गई, लोगों की जरूरतें बढ़ गई, लोग ज्यादा मात्रा में उपभोग करने लगे, खाने में भी उपभोग ज्यादा हो गया, और यहां पर खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हो गई थी। इस कारण से ये सारी घटनाएं यहां पर चल रही थी। अब कैसे किया जाए कि भाई ब्रिटेन तो छोटा है, वहां पर औद्योगिक क्रांति हो रही है, जो किसान छोड़कर जा रहे थे, शहरों में भी जा रहे थे, उन किसानों को क्या मिलने लगी, नौकरी मिलने लगी। कहां पर, कारखानों के अंदर। तो अब खेती तो कम करने वाले लोग थे, और यहां पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई। जब आप किसी देश में, मैं मान लेता हूं कि ये देश में जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई है, तो इसका पेट भरना पड़ेगा कि नहीं, इसका पेट भरने के लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं, इसका पेट भरने के लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब ये खाने की व्यवस्था 2 तरीके से हो सकती है। 2 तरीके से कैसे हो सकती है, एक तो आप उत्पादन करो, मतलब अपने ही देश में इतना उत्पादन कर लो कि यहां का पेट भर जाए। अगर आप उत्पादन नहीं कर सकते हो तो कहीं से मंगवाओ, जहां से कर सकते हो। कई बार देखा होगा ना, घर में अपन बहुत व्यस्त रहते हैं तो जोमेटो और स्विगी से अपन ऑर्डर मार देते हैं कि आ जाओ आज। तो एक तो वो है कि या तो घर में बना लो तो खा लिया, नहीं बना पा रहे हैं तो फिर हमको मंगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही है यहां पर, जैसे आपने देखा ना, कई बार 4 दोस्त एकदम से आ गए रात को 9 बजे, और फिर बोला अपने पास 4 रोटी थी, अपन खा रहे थे, वो आ गए तो बोला रुको तो 15 मिनट रुक जाओ आप, अपन मंगवा लेते। अपन ने खट से ऑर्डर किया, मंगवा लिया। ऐसे ही क्या हो गया कि जब जनसंख्या अचानक से बढ़ गई तो उनके खाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, और व्यवस्था करनी पड़ेगी तो व्यवस्था के पीछे आप जाइए कि पहले से तैयारी करिए कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम उत्पादन ज्यादा करें। अगर उत्पादन ज्यादा नहीं हो रहा है तो फिर हमें खाना मंगवाना पड़ेगा। और जो जनसंख्या बढ़ी है उसने खाने के उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया, इस जनसंख्या का पूरा ध्यान कहां चला गया, उद्योगों के ऊपर चला गया। ये उद्योगों में उत्पादन करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया, है ना।
औद्योगिकरण यहां पर तेजी से था, हमने यही देखा हुआ था कि भाई वहां तेजी से था। तो अब खाने की चीजें क्या की जाए, तो ब्रिटेन ने उपनिवेशवाद का एक कॉन्सेप्ट चलाया हुआ था, वो जगह जगह पर लोगों को गुलाम बना के रखे थे। तो आप देखेंगे उन्होंने क्या किया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत तैयार करना पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास पहले से खेत नहीं थे, तो जमीन क्या करनी पड़ेगी, जमीन साफ करनी पड़ेगी। जमीन साफ होने लगी। क्या केवल जमीन साफ कर देने से आपको खाना मिल जाएगा? क्या केवल जोमेटो पर ऑर्डर कर देने से आपके पास खाना आ जाएगा? आप इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा कि हमने जोमेटो पर ऑर्डर कर दिया तो बस ऑर्डर करने से हमारे पास खाना आ जाएगा क्या? उसमें कई सारे साधन लगेंगे। ऑर्डर तो हो गया, उसने देख भी लिया होटल वाले ने कि आपको पनीर और ये सब फलाना ढिकाना चाहिए है, लेकिन क्या जब वो वहां से लाने वाला व्यक्ति है, सड़क ही ना हो आपके यहां तक, आप ऐसी जगह रहते हो कि वो पहुंचा ही ना सके, तो फिर क्या वो आपको दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो खेत साफ करने से आपने अनाज का उत्पादन तो कर लिया, लेकिन इस अनाज को कैसे पहुंचाया जाए एक देश से दूसरे देश में, या ब्रिटेन के अंतर्गत कैसे पहुंचा जाए, ब्रिटेन में कैसे पहुंचाएं, उसके लिए जरूरी क्या है कि आप बंदरगाहों को तैयार करें। अब बंदरगाह कहां होते हैं? ये समुद्र के पास होते हैं। ये हमेशा कहां होते हैं? समुद्र के पास होते हैं। तो इस समुद्र के पास तक माल कैसे पहुंचाएं? तो रेलवे से बंदरगाह जाओ, बंदरगाह से समुद्र जाओ, और समुद्र से कहां चले जाओ, आप अलग अलग देशों में अपना सामान पहुंचा दो। कई बार क्या हो सकता है कि आप जो बंदरगाह जा रहे हैं या आप कोई दूसरे देश में जा रहे हैं, हर बार आपको रोज जहाज नहीं आएगा, तो आपको माल स्टॉक करके रखना पड़ेगा। मतलब आपको गोदाम बनाना पड़ेगा, गोदियां बनाना पड़ेंगी। गोदियां का मतलब क्या होता है? गोदाम कहलाते हैं। और जो पुराने गोदाम है उनका विस्तार करना होगा, उनको बड़े स्तर पर बनाना होगा। अब इन सब चीजों के लिए पूंजी भी लगेगी और श्रम की भी जरूरत होगी। तो पूंजी तो क्या हो गई कि अलग अलग जगह से आना स्टार्ट हो गई। कैसे अलग अलग जगह से? जैसे लंदन जैसी जगह से पूंजी आना स्टार्ट हो गई। और श्रम की भी जरूरत पड़ेगी। श्रम बिना लेबर के तो कुछ होगा ही नहीं, और लेबर की भी जरूरत यहां पर पड़ने वाली थी। और इसके फलस्वरूप होगा क्या कि जब काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो श्रम का प्रवाह होने लगेगा, लेबर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए, क्योंकि यहां पर खेती करने वाले लोग कम हुआ करते थे, है ना, इनके पास कृषि भूमि कम हुआ करती थी, तो वहां पर जाकर ये बस गए और खेती जैसा काम करना इनने स्टार्ट कर दिया। अब देखें 1890 के आसपास का हम एक दौर देखें तो 1890 तक वैश्विक कृषि जो है वो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। मतलब ग्लोबल स्तर की जो एग्रीकल्चर है वो उसकी जो इकोनॉमी है वो सामने आ चुकी थी। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी और इसमें कई सारे बड़े बदलाव हुए थे, जैसे श्रम का विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह तक लोग जाना। आपको पता होगा कई सारे भारत से, पंजाब से कई सारे लोग कनाडा चले गए, वहां पर खेती करते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए। वैसे ही यूरोप से भी कई सारे लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए। तो श्रम का विस्थापन, पूंजी का प्रवाह तो होगा, मतलब जहां जाएंगे हमें कुछ ना कुछ लगाना होगा, कुछ हम पैदा करेंगे, तो लेबर का पूंजी का, कैपिटल का फ्लो। पारिस्थितिकी, वहां की कंडीशन, इकोलॉजी कैसी है, तो ये पारिस्थितिकी के बारे में बात की गई। और तकनीकी, इन सब चीजों में बहुत बड़े बदलाव हो चुके थे, गहरे बदलाव हो चुके थे। तकनीकी का अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो आप पहले देखेंगे कि हम बैल और हल का यूज करते थे। तो आप देखेंगे पहले हल जो है वो लकड़ी का हुआ करता था, फिर बाद में उसमें एक लोहे की ऐसी जो जुताई करने के लिए लोहे का एक ऐसा पाना टाइप का, लोहे की एक रॉड टाइप की लगाने लगे ताकि जमीन आसानी से फटने लगे। अब का दौर आप देखेंगे तो बैल रिप्लेस हो गए हैं, ट्रैक्टर आ गए हैं। तो ऐसा तकनीकी ने अब गहरे प्रभाव की, बड़ी मात्रा में क्या होने लगा, अब उत्पादन स्टार्ट हो गया। मतलब कि जो आपके भोजन की थाली अब बनती है वो जरूरी नहीं है कि बगल के गांव से खरीदे गए गेहूं से हो, बगल के गांव से आई हुई सब्जी से तैयार हुई हो। अब आपका भोजन हजारों मील दूर से आना स्टार्ट हो गया। और आपने ऐसा देखा हुआ था यहां पर कि जो ब्रिटेन था, है ना, पिछली स्लाइड के अंदर की बात करें, ब्रिटेन था, उसने खेती के लिए जमीनें साफ करवाई थी, बंदरगाह और रेलवे तैयार करवाए थे। ये सब कहां करवा रहा था? वो अपने उपनिवेशों में। ब्रिटेन का पेट कौन भर रहा था? ब्रिटेन का पेट पूरी दुनिया भर रही थी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे कई सारे और देश, सभी देश ब्रिटेन का पेट भर रहे थे। उसी के बाद हमने देखा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आ गई, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था आ गई और इसमें गहरे बदलाव हुए श्रम विस्थापन, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में। तकनीकी का उदाहरण मैंने बताया आपको कि बैल अब रिप्लेस हो गए हैं किससे? ट्रैक्टर से, और अब ज्यादा तेजी से काम होने लगा है। पहले रहट चलता था जिससे हम पानी का यूज करते थे, अब आपकी मोटरें आ गई हैं पानी के लिए। क्लियर? तो तकनीकी का गहरा बदलाव हुआ, जिससे क्या हुआ कि भोजन अब बगल का गांव दे ऐसा जरूरी नहीं है, आप कहीं भी हजारों मील दूर से आपका खाना आता होगा, यह होने लगा। पहले तक खेती केवल किसान करते थे, अब केवल किसान करें या किसान ही खाद्य पदार्थ
पैदा कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब खाद्य पदार्थ पैदा करने का जिम्मा किसको दे दिया गया था? अब ये लोग भी करने लगे थे। मतलब किसान तो कर ही रहे थे, औद्योगिक मजदूर भी अब खेती करना स्टार्ट कर दिए थे। और ये कहां खेती कर रहे थे? जहां पर अभी हाल में ही एक आध दशक के अंदर जंगल साफ करके जमीन तैयार की गई है और उस जमीन के ऊपर खेती करवाई जा रही है, तो वहां पर औद्योगिक मजदूरों की ड्यूटी लगा दी गई है कि इनसे खेती करवाना। मतलब अब किसान के साथ साथ फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग भी मजदूरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने यहां पर ये देखा कि भाई वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय, ये वाली बात यहां पर देखी। इसी का एक छोटा सा टॉपिक होगा, वो अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जिसपे हम देखेंगे व्यापार में वृद्धि। जब व्यापार में वृद्धि होगी तभी सही मायने में क्या हो जाएगी? आपकी अर्थव्यवस्था का उदय हो जाएगा, कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसका सही तरीके से उदय हो जाएगा। यहां पर क्लियर ये बात कि भाई हमने ये देखा कि भोजन भी आ गया, किसान के अलावा मजदूर भी यहां पर ये सारी चीजें, खाने की जो चीजें हैं उनकी पैदावार करने लगे, खेती करना उनने स्टार्ट कर दिया। क्लियर? मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है और अपना एक एप्लीकेशन बनाया है। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप गूगल पर टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे आप पहली लिंक पर क्लिक करेंगे, आप वेबसाइट पर प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करते ही अब आपके सामने ऑप्शन होगा सिलेक्ट करना है कि आपको पढ़ना क्या है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन, एनटीएससी, ओलंपियाड, क्या पढ़ना है। तो आपने क्लिक किया कि भाई हम हिंदी मीडियम पढ़ने वाले हैं, तो आप हिंदी मीडियम पर चले गए। हिंदी मीडियम पर क्लिक किया, उसके बाद फिर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। आपने माना कि कक्षा 10वीं सेलेक्ट कर ली, आप 10वीं के विद्यार्थी हैं तो कक्षा 10 सेलेक्ट की। 10 सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सभी टीचर, सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे, सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे। फिर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपका क्या पढ़ने का मन कर रहा है, वो आपके मन के ऊपर है। तो आपने सेलेक्ट किया कि मान लीजिए कि हमको तो इतिहास पढ़ना है और सामाजिक विज्ञान देखनी है। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप जैसे ही गए कि इतिहास की मिल गई है, और अब आपने क्या किया कि वहां पर आपने क्लिक किया कि अब हमें ये सारे वीडियो देखने हैं, तो आपने यहां वॉच नाउ पर क्लिक किया। क्लिक करते ही क्या होगा कि ऐसी उस सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आपको दिख जाएगा कि इसमें चैप्टर कितने हैं, कौन कौन से में कितने वीडियो हैं, हर एक के कॉन्सेप्ट वीडियो दिख जाएंगे। अब कोई सा भी वीडियो चलाने के लिए अगर आप यहां पर जैसे प्लस पर क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी इस चैप्टर की। तो क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर तो हर एक वीडियो के सामने आ जाएगा वॉच नाउ। क्लिक करेंगे वॉच नाउ पर तो वीडियो चल जाएगा, ऐसे दिखने लगेगा। फिर आप देखते देखते जब वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया, आपको अगला वीडियो देखना है तो आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आप अगले वीडियो पर चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो व्यवस्थित तरीके से होगी, आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना होगा, और जो भी वीडियोस आते हैं उनको क्या करें, आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।